बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में पहली दफ़ा शायद ऐसा हुआ है कि रमज़ान में ये सब कुछ हो रहा है। अमूमन ये कहा जाता है कि रमज़ान ख़त्म होंगे तो उसके बाद सियासी एक्टिविटीज़ होंगी। सियासतदान भी हमें कुछ ऐसे ही बयानात पहले भी देते हुए नज़र आए, लेकिन ये रमज़ान इस तरह से हमारा गुजर रहा है कि हर दिन डेवलपमेंट हो रही है। 27 रमज़ानुल मुबारक था और जश्न आज़ादी पाकिस्तान का हम कह सकते हैं कि उस वक्त था। इस दफ़ा भी क्या हम ये सोच सकते हैं कि कोई अच्छी ख़बर पाकिस्तान के लिए हो, हमसे दुआ कर सकते हैं। और मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से ये कहूँगी कि वो दुआ करें कि पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। आगे चलते हैं जनाब। मरकज़ के बाद पंजाब में भी सियासी बहरान जारी है और उस सियासी बहरान का मरकज़ी करतार पीटीआई को कहा जा रहा है। तहरीक इंसाफ अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेके आ गई। दूसरी तरफ अभी तक जो मरासला केस है, जो मरासले के हवाले से बात की जा रही है, वो उस पर खुद भी मौक़िफ़ कहीं अलग अलग नज़र आता है। पहले तो अपोजिशन ये बात कहती थी कि मरासला ठीक नहीं है, मरासला जाली है, मरासले को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है, ये एक मीटिंग मिनट्स हैं और आम मीटिंग मिनट्स नहीं है। ये एक गुफ्तगू है। हमारे वज़ीर ख़ारजा को बुलाया गया, वहाँ बैठे और वहाँ पे जो मिनट्स होती हैं उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखा गया, जिसके हवाले से कहा जा सकता है कि ये कोई बैरूनी साजिश, उसको फिर करार दिया गया। अपोजिशन का ये मौक़िफ़ था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात थी भी तो उसको आपको पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए था, इसको इस तरह से जलसे में लहराना नहीं चाहिए था। उसके बाद जो भी सिलसिला है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, इसलिए इस पर मज़ीद बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसको लेके चलें। आमिर लियाकत हुसैन साहब भी मैदान में आ गए हैं, खुद उनके एमएनए भी, और वो ये कहते हैं कि जी ये मरासला जारी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि मेरा मुंह ना खुलवाया जाए। उन्होंने फ़ौज को भी बीच में इन्वॉल्व किया और ये कहा कि ये इमरान खान साहब की टोटल साजिश है जो आगे नज़र आ रहा है। तारीफ़ भी करते रहे। पहले हम देखते रहे कि वो तहरीक इंसाफ में रहते हुए भी किस हद तक आमिर लियाकत हुसैन साहब तारीफ़ करते रहे हैं, लेकिन आज ये भी कल हमें ये चीज़ें सामने नजर आई। फवाद चौधरी साहब का एक गुस्से वाला रवैया होता तो है, लेकिन आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहना चाहिए, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जो उनका रवैया रहा, और उन्होंने एक तल्ख़ कलामी मतीन साहब से हुई उनकी, तो वो भी ऑन रिकॉर्ड बात है कि ये सब कुछ हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे भी जिम्मेदारी है कि वो क्या फ़ैसला लेने जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे असरअंदाज हो सकता है। क्या हकीकत है और इसको किस तरह से आगे हम देखते हैं, इस हवाले से हम बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अदीस सफ़ी साहब। आप तज़ियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अदीब सफ़ी साहब, पंजाब की सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? अचानक से जो है वो वहाँ पे भी एक बहरान पैदा हो गया है। चौधरी बरादान भी हमें नज़र आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आप कहाँ देखते हैं कि ये क्या वाकई कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पे तो मुल्क को नहीं ले जाया जा रहा? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हालात पैदा हो रहे हैं पंजाब में या मरकज़ में जो हुए, इनकी मुहर्रकात पर गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन जो एक दूसरे के बारे में कुछ जो अलक़ाब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सियासी डोमेन है। सियासी डोमेन से मैं अलग ही रखूँ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट के बाद पंजाब गवर्नमेंट भी उन्हीं मुहर्रिकात की नतीजे में ये इस बहरान का शिकार हुई है। और बेसिकली जो एजेंडा है वो कि आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए, और ये डिस्टेबलाइजेशन जो है ये आज से शुरू नहीं हुई है। ये इसका एक पूरा रोड मैप है, जिसको अगर आप पीछे ट्रेस आउट करें, मेरी अपनी सोर्सेज और तज्जिए के मुताबिक ओवरनाइट ये डेवलपमेंट नहीं है। और ये भी कहना बिल्कुल बजा है कि जिस अंदाज से इस गवर्नमेंट ने अपने फॉरेन पॉलिसी को रीऑर्गेनाइज किया, वो काबिल कबूल नहीं था। जो दुनिया के ठेकेदार हैं, जिसको मैं कहता हूँ दी ठग्स ऑफ द इंटरनेशनल एरेना लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी नाराज़गी अगर होती है तो वो अभी श्रीलंका में देख लें
कि जो हुआ इवेंचुअली वही चीज़ यहाँ भी होने वाली थी, लेकिन वहाँ सर कदा कलामी की माजरत, तो फिर जो शहबाज शरीफ का बयान था कि बेगर्स कांट बी चूजर, तो क्या आपको लगता है कि वो ठीक था फिर? नहीं, वो उनकी सोच के अंदाज है। बेगर्स कांट बी चूजर, आप बेगर्स बनाए किसने? आप हमें ये 30 सालों की हुकूमत में इतने पैसे आपने उनके लिए, तो ये तो इस तरह अगेन इस किस्म की लव स्टेटमेंट के ऊपर कोई तबसरा करना भी सर इसका असर भी तो ये हुआ ना कि IMF ने कहा कि हम मजीद इस मायदे को आगे नहीं जारी कर सकते। देखिए, IMF है, फैटफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये तमाम के तमाम वो इदारे हैं जो अमेरिका इस्तेमाल करता है अपनी मर्ज़ी से उन ममालिक के ख़िलाफ़ जिनको आप समझते हैं कि वो आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप फैटफ को लिए, आपकी 97% आपके उनकी शराइत आपने मान ली, फिर भी आप ग्रे लिस्ट में है। और जापान है या दूसरे जिन्होंने 5% भी 17% किया हुआ, उनको आपने वाइट लिस्ट में रखा हुआ। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन कमिंग टू अ कंक्लूजन कि है क्या है। ये सिंपल सी जो बात है वो ये कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म टू दी इंटरनेशनल ठग्स ऑफ दी जो हैं आपके, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके जो अपने क्या कहते हैं मफादात हैं इस रीजन में, वो हर्ट हो रहे हैं, एंड देयर इज नो वे दैट दिस मैन इज गोइंग टू डू इट। पूरा प्रोग्राम भी हमारे पास बाकी है। आई विल कम बैक टू योर पंजाब में भी अब उसको, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मेजर आपके प्रोविंसेस है पंजाब में गवर्नमेंट होती है, उसका गवर्नमेंट, तो वहाँ पर भी इसी के असरात सामने आ रहे हैं, क्योंकि उस गवर्नमेंट को भी डिस्टेबलाइज करना है और वहाँ पर भी आपने अपनी हुकूमत इनकी अपनी मर्जी की लानी है। तो ये सब एक दूसरे से कड़ी मिली हुई है और इसमें बहुत ही सोच समझ के किसी नतीजे पर जाना पड़ेगा। और इवन सुप्रीम कोर्ट के पास जो आपने जिक्र किया, वो भी बड़ा एहतियात से इसको देखेंगे कि इसमें कहाँ तक जा सकते हैं और क्या नहीं। यानी कि आपकी बात का मकसद यही था कि इस वक्त वाकई कोई साजिश है और साजिश के तहत ही ये हो रहा है और पीछे से इसके ताने आपको कोई शक नहीं है। ठीक है, ठीक है। राना गुलजार ताज साहब, साजिश है और साजिश में कोई शक नहीं है, आम आवाम भी ये बात कर रही है और जिस तरह से PTI का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि साजिश है, और ये जो चीज़ सामने आई है कि अपोजिशन पार्टीज़ इस साजिश का हिस्सा हैं, ये बार बार जो है गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। इस वक्त ये यहाँ पे की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बात की जा रही है। क्या देखते हैं इस हवाले से? शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, बहुत कुछ हो रहा है जो कभी सोचा नहीं था, वो भी हो रहा है और डेली सरप्राइज मिल गया, डेली की बुनियाद पे नए नए तरीक़ेकार देखे जा रहे हैं। बात यह है, क्या पहली बार एक ये बड़ा अजब देखा जा रहा है कि अपोजिशन ऐवान में और इख्तिदार रोडों पे, इख्तिदार के जो लोग हैं वो रोडों पे एहतजाज करते फिर रहे हैं और जो अपोजिशन है वो ऐवान में बैठे हैं। और एक अवामी गवर्नमेंट का दावा करने वाले, उन्होंने पाकिस्तानी आइन को अपने पैरों में रौंद डाला और इस तरह से रौंदा और ये ढोंग और ड्रामा रचा कर कि गैर मुल्की साजिश है। देखिए, बिल्कुल वो कहते हैं चले साजिश है, उस साजिश को उनको ख़त मिले वो तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं, तो उन्होंने उस ख़त का कहीं डिस्कशन नहीं की। जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो गई और ऐन उस दिन जब वो वोटिंग होना है, तो उन्होंने उसको वहाँ डिस्कस किया। या तो उनको पहले करना था ये काम, आया उस दिन क्यों कि जब वोटिंग होनी है तो उनको उस दिन वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाते या ऐवान में ज्वाइंट सेशन का इजलास बुलाते और उसके अंदर वो एक डिस्कस करते बंद कमरे में कि जी देखें, बिल्कुल आप अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। और इस वक्त जो सूरत हाल और सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर ये थ्रेड्स हैं फला फला मुल्क की तरफ से, फला फला शख्स ये थ्रेड्स दे रहा है। पहले इस साजिश का मुकाबला कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती होगी, पाकिस्तान होगा तो इख्तिदार भी होगा, हम भी होंगे, सब होंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ है आपके पास बात करने के लिए, और मेरे पास भी आपके लिए सवाल ऐसा है। नहीं हो सका। बदकिस्मती है कि इन्होंने एन उस वक्त के जब
आपका नो कॉन्फिडेंस आना था, क्योंकि स्पीकर साहब ने इनको मना कर दिया था सर, कि मैं इसका तफसील से जवाब लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक और बात भी बहुत अहम है कि जब ये खत की बात की जाती है कि इसको सबके सामने लाना चाहिए था, जब सलामती कौंसिल का आपकी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास जब होता है, उस वक्त जब बुलाया जाता है अपोजिशन लीडर्स को, तो वो आने से मना कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर चीजों को हल करने के लिए तरफ जा रहे हैं तो उसमें इन्होंने इजलास बुलाते तो कोई आता ना, जो आप कहते हैं आने से मना करते, इस मुतालिक जब बुलाते तो आता ना। चलिए जी, एक ब्रेक के बाद रानू गुलजार साहब आपका भी मौका हम लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और ख़त यकीनन जो एक मरासले की बात की जा रही है, मरासला किस हद तक अहमियत रखता है, जबकि हमारे आला इदारों में भी इस बात को इंडोर्स कर दिया गया है। एक एंकर पर्सन की तरफ से ही बात आई, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल से उनकी राब्ता जब हुआ है ऑफिशियल लोगों से, तो बहरहाल उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये खबरों की भी ज़ीनत बन रहा है कि ये कहा गया है कि कहीं भी गद्दारी का अंसर सामने नहीं आता, और जो एक कहा जा रहा है कि बड़ी थ्रेटनिंग कोई सूरत हाल थी, उसमें कहा ज़रूर जा सकता है कि लेकिन उसको कोई साबित नहीं किया जा सकता। ये बात भी सामने है। राना गुलजार साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे। ये कर रहा हूँ कि अगर कोई खत या ऐसा कोई मामलात हैं तो दोनों मुतनाज़ा बातें मैंने अभी देखिए, जैसे बात की है कि मैं उस मीटिंग में तो नहीं था, जाहिर है मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरे सामने साइन हुए हैं या मेरे सामने साइन नहीं हुए। सर, कायदे हस्बे इख्तिलाफ देखिए, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, पाकिस्तान इस वक्त किसी भी महाजराही का मुतहम्मिल नहीं है। सर, ये बात तो अपोजिशन को मैं दोनों को सोचनी चाहिए, खाली ओपोजिशन नहीं है। अब यहाँ तो इख्तदार भी ओपोजिशन बनी हुई है, यहाँ तो इख्तदार भी आप देख लें 3 साल में वो रोडों के ऊपर गालियां ही बक रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे। ओपोजिशन तो ठीक है, चले, गलत है, वो तो 70 साल से गलत है। आप 3 साल से एक अच्छे महज़िब लोग आए हैं, एहतराम वाले लोग आए हैं, आप बताइए ना कि आपने किस शोबे के अंदर इस्लाहत पैदा की है, आपने क्या किया है। आप एक लफ्ज कहते हैं कोरोना, भाई कोरोना आपके मामलात में क्या परेशानी है? अच्छा, देखिए जी, भाई पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छा हो गया है सर। पाकिस्तान अच्छा फ्रांस बन गया, पाकिस्तान पेरिस बन गया है। बीबी सर, मैंने आपसे कहा ना, फराह साहिबा क्यों भाग गई, क्यों गई? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं तो ये कहता हूं कि तहकीकात होनी चाहिए, वज़ीर आज़म की भी, इनके लोगों की भी, और ऑनेस्टली तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, और ऑपोजिशन के लोगों की भी तहकीकात होनी चाहिए। बात यह है कि ये अमल कौन करेगा, शफाफ तहकीकात कौन करेगा, शफाफ इलेक्शन कौन कराएगा, तहकीकात। देखिए, इमरान खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था तो उन्होंने ऐसा इकदाम क्यों किया? आज पंजाब के अंदर वही रवायत दोहराई जा रही है। जनाब, बात यह है कि आप अवाम पर जब तकिया करते हैं, अवाम की भलाई की बात करते हैं, तो अवाम पर आप एतमाद करें ना। जब वो अवाम के मुंतखब करदा लोग हैं ना, जब जो 197 लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया, तो अवाम के मुंतखब करदा लोग हैं ना, तो अवाम का एतमाद आप पर नहीं है। खान साहब, आप माने इस बात को, तो आप एक लफ्ज कहते हैं कि मेरे अलावा अच्छा कोई नहीं है। से थोड़ा आगे निकलते हैं। आप ये चाहते थे खान साहब चले जाएं, ठीक है, खान साहब चले गए, अभी वजीर आजम नहीं है, आप निगरान का नाम लें, कुछ भी करें, तो अब मसला क्या? आप तो इंतखाबात सबसे पहले नहीं, सबसे पहले जब केस कोर्ट के अंदर है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोतबर है, वो सबको तस्लीम करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला ईमानदारी से देना चाहिए, इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, कुर्बा परवरी नहीं होनी चाहिए। ये आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इस हक में आ गया तो दूसरे अंदाज में जितनी अपोजिशन पार्टियां जो अदम एतमाद की तहरीक लाई थी, वो कहीं ना कहीं गद्दार साबित हो जाएंगी। सर देखें, मैं ये समझता हूं कि अगर कोई भी शख्स मुल्क में गद्दार साबित होता है, ऑनेस्टली बात कर रहा हूं, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ऑपोजिशन नहीं, चाहे खान साहब ही क्यों ना हो, जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, जो मदीना का मजाक उड़ाते हैं, 3 साल तक मदीना की रियासत का नाम लेकर मदीना का मजाक उड़ाते रहे और झूठ बोलते रहे, सादिकुल अमीन का नाम लेकर उसके धज्जियां पामाल करते रहे। उन्होंने सादिकुल अमीन के ऊपर उंगली उठाई। सबसे पहली बात तो झूठे, सबसे पहली बात तो झूठे। क्या सादिकुल अमीन आदमी झूठा होता है, मक्कार होता है? सबसे पहली बात तो झूठे हैं। कितने उन्होंने कौम से वादे किए हैं, तमाम यू ट्रेन
यू ट्रेंड, एक के बाद दीगरे झूठ, एक के बाद दीगरे झूठ। आप तो वो मुझसे सवाल कर रही हैं जो आपको खुद को नहीं पता। अरे जनाब, आपको सब मालूम है। उसके बाद सादिकुल अमीन जो है एक ही शख्स है, वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स को आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना ना आता हो, जिस शख्स को इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन का पता ना हो, आप मुझे बताएं वो सादिकुल अमीन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। ये किस तरह के मामला, काजियानियों का मामला आप ये देखिए, जिस शख्स को, जिनको यानी कि मुस्लिम डिक्लेयर ही नहीं किया पाकिस्तान पार्लियामान में, उनको आपने अकलियत में डिक्लेयर कर दिया। अकलियत के सारे हुकूक आप जो है ना उनको दिला रहे हैं। ये मदीना की रियासत में काम हुए हैं जो आप कर रहे हैं। आप देखिए, सादिकुल अमीन जो होते हैं ना, वो एक ही शख्स है, वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके अलावा कोई सादिकुल अमीन ना आया है और ना आएगा। तो ये तोहमत लगाना ये चीज नहीं। खान साहब, आप अच्छे आदमी, ठीक है, अपने घर के लिए अच्छे आदमी, एक आप अच्छे बाप तो साबित हो, आप अच्छे एक अच्छे इंसान तो साबित हो। और ये सियासतदान, लीडरान और इवन इमरान खान साहब ने भी, जहां कोई बात नहीं सुधरती वहां मजहब का कार्ड जरूर इस्तेमाल होता है, चाहे वो अपोजिशन में आप देखिए या इस वक्त जो है राना गुजार तासर भी कर रहे हो। तो वो एक मजहब की बात करके सारी चीजें जो है वो हमारी इमाम कहती है खत्म जनाब, ये सबसे अच्छा है, बाकी सब पीछे। मुल्की सियासत और मुल्क के खिलाफ साजिश और एक मजहब का कार्ड, जुबान का कार्ड, ये दो चार चीजें जिससे अवाम की हमदर्दियां ली जा सकती हैं। आसिफ बाजवा साहब PMLN से हमारे साथ हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले तो सवाल के अलावा आपसे हम पूछेंगे कि ये जो पंजाब की अभी सूरत हाल है, इस पे आपका क्या तज्जिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि पंजाब में जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान न्याजी साहब, वो सारा कुछ आपके सामने है। क्योंकि उनके इल्म में है कि अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप, छीना ग्रुप और एक नया ग्रुप जो दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली थे, ये चारों के चारों लोगों ने उनको छोड़ दिया। और रात की डेवलपमेंट ये थी कि रात को जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ पंजाब का, तो वहां पे उनके 54 मेंबरान कम थे। PTI के 54 जो मेंबरान थे वो कम थे, उनके अपने मेंबरान थे। तो जब उनको पता है कि शिकस्त उनका मुकद्दर है और वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि किसी तरीके से इजलास होने ना पाए, हालांकि ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है, ये कोई पार्लिमानी रवैया नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप हार रहे हैं तो ठीक है, आप फेस करें, आप कहें कि हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने, हमारे मेंबरान ने हमारा साथ छोड़ दिया है, तो आप उसमें अपोजिशन में जाकर के बैठ जाए। लेकिन इस तरीके से जमहूरियत को बुलडोज करना और ये कहना कि अगर हम हैं तो जमहूरियत है, अगर हम नहीं है तो ये आमियत है और जमहूरियत नहीं है, और हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। आज इनका अपना स्पीकर बेमुकाबला डिप्टी स्पीकर एक दूसरे के आमने सामने, और ये कैसी बात है जो कि पार्लिमानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो ये कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो नई एक तारीख रकम किया है इन्होंने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने दोस्त मोहम्मद मसीह जो उनके अपने डिप्टी स्पीकर हैं, उनके खिलाफ मोशन फॉर नो कॉन्फिडेंस जो है वो पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है। क्या आप ये समझते हैं ये कोई पार्लिमानी जमहूरियत है या ये कोई ये कौन सा निज़ाम है? क्या ये मदीना की रियासत है या ये तुर्की का निज़ाम है? क्या ये चाइना का निज़ाम है? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा निज़ाम नहीं है। और कल इनके जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि हम 6 तारीख को, जो हमने डेट दी है, हमने 6 तारीख को इजलास रखा है, हम 6 तारीख को इलेक्शन कराएंगे, वहां वोटिंग कराएंगे, जो भी इलेक्ट होगा। लेकिन आज वो सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने कमिटमेंट दी उससे भी इन्होंने डिसोन किया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान अवाम के खिलाफ, सर आप ही कह रहे हैं कि अवाम के खिलाफ है, लेकिन अभी जो कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है तो अवाम की हमदर्दियां जो है PTI के साथ हो गई हैं। तो अवाम को किस तरह से आप बताएंगे कि जो चीज़ें आप सामने ला रहे हैं, आपके लीडरान सामने ला रहे हैं? शायद खाकान अब्बासी खान साहब का भी कल हमने एक शो देखा जिसमें उन्होंने बड़ी खुल के बात की ख़त के हवाले से भी। तो आप क्या ये नहीं समझते कि अवाम की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त PTI की तरफ हो गई है? कतई तौर पर बात नहीं है
कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पीटीआई की तरफ चली गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो इन्होंने एक साजिश खुद की है, और ये कहते हैं कि अपोजिशन ने साजिश की है, कि लेकिन साजिश तो इन्होंने खुद की है। इन्होंने एक ऐसे इशू को ऐसे नॉन इशू को इशू बनाया है जिसकी इन द आइज ऑफ लॉ हैविंग नो वैल्यू। जो इन्होंने खत बनाया है ये खुद साख्ता है। ये इनका अपना जो असद मजीद है उसका ये तैयार करदा एक लेटर है, और उसमें उसने जो बातें की हैं वो इनके साथ इन्होंने एक खुद साबित की है। ये कॉन्स्पिरेसी की है इमरान नियाज़ी ने, आरिफ अलवी ने, और जो फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी साहब और इनके दीगर दोस्तों ने ये खुद कॉन्स्पिरेसी की है। और ये मैं आपको कहूं कि एक वक्त आएगा कि जिस तरीके से इन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब ने वो एक लिखी पढ़ी तहरीर पढ़ के सेशन जो है जिसमें नो कॉन्फिडेंस की मोशन पे वोटिंग होना थी नेशनल असेंबली में, उसको बिल्डोज किया है। और वो जिस खत को बुनियाद बनाया गया है ये कॉन्स्पिरेसी इनके खिलाफ आएगी, और ये साबित होगा कि इमरान नियाज़ी एंड कंपनी ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए इन्होंने एक खुद कॉन्स्पिरेसी की है। और इंशाल्लाह ये आइन के आर्टिकल 6 इनको रद्द करेगा, और ये इंशाल्लाह इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा पाकिस्तान की अदालतों में। सर यहाँ पे स्टूडियो में और गेस्ट भी मौजूद हैं, मुझे एक वन लाइनर आंसर दीजिएगा सर। ये बड़े मियाँ साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान? देखिए बात ये है कि इसमें किसी बंदे ने आज तक कोई तारीख नहीं दी कि बड़े मियाँ साहब कब आ रहे हैं। और सर मीडिया में क्या सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी टिकट कैंसिल हुई है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। टिकट कैसे कैंसिल होनी थी? अभी तो पासपोर्ट इश्यू होगा। सरप्राइज के बाद कहा जा रहा था कि सरप्राइज मिलते ही जो है वो टिकट कैंसिल हो गई। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ साहब जब आएंगे तो ऐसे नहीं है कि वो खुफिया तरीके से आएंगे, वो पूरे मीडिया को बता के और पूरी दुनिया को बता के आएंगे। जब उनके डॉक्टर्स और जब उनकी सेहत इजाजत देगी फिर इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। चलें जी, अदीब सफ़ी साहब की तरफ चलते हैं। अदीब सफ़ी साहब, खुद साख्ता खत कहा जा रहा है, तो ये क्या कमेंट करेंगे इस पर? इन लोगों की सियासी गुफ्तगू से हट के जो मेरी अपनी सोर्सेज हैं, कल मैं एक जो ट्विटर स्पेस होती है, ट्विटर स्पेस पे लोग डिस्कशन करते हैं, अमेरिकन स्पेस थी जिसमें तमाम अमेरिकन ही हिस्सा ले रहे थे, उनके सियासतदान, उनके जो वर्कर्स, लेट्स से पॉलिटिकल वर्कर्स, आई वाज पार्ट ऑफ इट। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद थी जिन्होंने ये कहा कि वी विल गेट टुगेदर एंड प्रेस चार्जेस अगेंस्ट जो बाइडन फॉर behaving the way he has behaved against a democratically elected government of Pakistan. How would you feel अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हम क्या करें? तो ये जो उसकी पूरी जो डिस्कशन थी उस ट्विटर स्पेस पे, वो जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स उनके वेरियस डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ये सब डिस्कस कर रहे थे, और ये इस चीज़ की पूरी निशानदेही कर रहे थे कि किस तरीके से ये साजिश का हिस्सा बने, एंड हाउ दी डायरेक्शन वाज गिवन कि इसको तहरीक अदम एतमाद यहाँ शुरू की जाए। तो मैं तो उस चीज़ के रेफरेंस पे जाऊँगा कि वो लोग जो हैं वो खुद अपने सदर के खिलाफ एक वो कह रहे हैं कि जी प्रेस चार्जेस फॉर बिहेविंग। आप कह रहे हैं पक्की बात है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो कह रहे हैं कि जी खुद साख्ता हो गया, ऐसा कुछ भी ऐसी आई मीन वो ये मैं जैसे आज डिस्कशन करें, कल मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, वो सारे माइकल फलाने जितने लोग बैठे हुए थे, देवर एक ग्रुप था जो बड़ा इस चीज़ को एक ऑफेंस समझ आता है कि अमेरिका जैसे मुल्क ने ऐसा घटिया काम क्यों किया। तो अगर ये खुद साख्ता चीज़ तो नहीं है, वो लोग भी इस चीज़ से परेशान हैं, एंड दे आर वरीड अबाउट इट कि व्हाई शुड थिंग लाइक दिस बी इंजीनियर्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसलिए मैं तो बिलीव करता हूँ कि यस, कल रूसी वजीर खारजा का भी बयान आया है, रूसी का भी आ गया, चाइनीज़ के भी आ गया। सो ये चीज़ जो है ये बड़ी बचकाना सी लगती है कि जी वो ये हो गया और ऐसा हो गया। तो फैक्ट इज़ कि वो उसकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है, आगे चलें, इसके बाद क्या करना है वो दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। अभी जो मैं समझता हूँ
उस जो हम लोग सब बात करते हैं 22 करोड़ और आइन का, 95% ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस डोंट इवन, उनको पढ़ना भी नहीं आता आइन के उसके जो माने क्या होते हैं, वेरियस आर्टिकल्स पर उन्होंने पढ़े भी नहीं होंगे। तो ये आर्टिकल 5A जो भी हुआ, इसके पहली मरतबा ये पूरे जब से बना ये इन्वोक हुआ, इसके महरक़ात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट लेके बैठा हुआ समझ रहा है, सोच रहा है कि इसको किस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाए। तो इसलिए एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देने में, ज़बान हिलाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है ज़बान हिला दे, लेकिन फैक्ट इज़ इफ़ यू गो लॉजिकली एंड यू गो बाय द थिंग्स तो इसको करना पड़ेगा। और अभी जो एक चीज़ मैंने एक और प्रोग्राम में भी कही थी कि मेन मसला ये है कि ये जो एलिमेंट है 5A आर्टिकल इसका जो इसमें जो कॉन्सिक्वेंट जो आ रहा है कि गद्दार का एलिमेंट जो आ रहा है वो जो है उसको किसी तरीके से अगर आप सर, मैं आपसे अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देती है और ये वाकई इसको मान लिया जाता है कि ऐसा ही कुछ था, आर्टिकल 5A की सही तरह से वजाहत हो जाती है, बेसिकली स्पीकर की रूलिंग का मसला ये है कि आर्टिकल 5A की वजाहत है ये, तो आप मुझे बताएं कि उस सूरत में तो जो लोग, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो ये अदम एतमाद की तहरीक लेके आई थी, उन पर तो आपकी तारीख जो है वो ठप्पा लगा देगी कि वाकई कोई गद्दारी के मुर्तकब हुआ। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। एंड एज ए पाकिस्तानी मैं भी ये बड़ा फिक्रमंद हूँ इस लिहाज से कि ये इतनी बड़ी लोग जो उसमें मुलविस थे, क्या शायद उस वक्त उनको इसका अंदाजा था कि इसके महरक़ात क्या हो सकते हैं, बहुत सारे अनजाने में ये और अवाम की बड़ी तादाद उनके साथ भी, ऐसा तो नहीं ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो लोग भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको इसमें से कितने आदमी ऐसे थे जिनको इसका अंदाजा था कि अगर ये इस आर्टिकल के तहत आगे केस गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए बड़ा इसका लीनियंट व्यू लेना पड़ेगा, इनको इस पैराई में से निकालना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट। बाकी जो इलेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जाए इलेक्शन में दोबारा अवाम के पास, वो वोट देंगे, वापस आ जाइए, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ये ज़रा सेंसिटिव है, इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। राना गुलजार ताज साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? सियासतदान जो अपने मफाद के लिए इदारों को बीच में घसीट रहे हैं, चाहे वो कोई भी इदारों, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, फौज की बात कर रहे हैं। अदीब साहब एक बात कह रहे हैं कि जी पहली बार आर्टिकल 5A इस्तेमाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट को भी मुश्किल हो रही है, तो इनका बात का आंसर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वाहिद इमरान खान साहब के पास ही एक पढ़ा लिखा आदमी था, वो उनका डिप्टी स्पीकर, और ये इमरान खान साहब पढ़े लिखे हैं, बाकी तो सब अनपढ़ हैं और यहाँ तालीम है नहीं। सर, इसको फिर से दोहराइएगा, हम समझना चाह रहे हैं क्या। जैसा अभी अदीब साहब ने कहा कि भाई जो आर्टिकल 5A लगा है, सुप्रीम कोर्ट की भी समझ नहीं आ रही, अभी ऑनियर कहा है, तो इनकी बात का मकसद ये है, इनका मकसद ये है कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इन्होंने कहा जी पार्लियामेंट के अंदर भी पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो दो ही लोग पढ़े लिखे हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि ये इतना कोई सेंसिटिव इशू है कि अगर इसको वाकई साबित हो जाता है, सारा मसला वजाहत का है। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश है तो सर पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और दूसरी सारी जमातें गद्दार करार गुजारिश ये की है कि जो इल्जाम लगाया है इलेक्शन से पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इलेक्शन तो बाद की बात है। बात यह है कि इमरान खान साहब, अवाम ठीक है, अवाम उनके साथ है, अवाम को सोचना होगा, ये जज्बाती बात नहीं है कि इमरान खान साहब स्टेज पे खड़े होकर 3 साल 4 साल से लोगों को गालियां बक रहे हैं, अवाम को भी गालियां बक रहे हैं और सबको गालियां बक रहे हैं, कोई इतने पारसा नहीं है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा, मुसल्लह फौज को भी सोचना होगा, पॉलिटिकल लोगों को भी सोचना होगा। इस चीज का जब इल्जाम लगाया है तो इमरान खान साहब को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा कि साबित करें। और अमेरिका, अगर अमेरिका ने मिसाल के तौर पे थ्रेट्स किया है तो जनाब जिस शख्स ने थ्रेट किया है उसके खिलाफ FIR लॉन्च कराएं इस्लामाबाद के अंदर कि वो कौन होता है हमारे मुल्क के अंदर दाखिली मामलात में दखल अंदाजी करने वाला। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्यों FIR लॉन्च नहीं कराई? आपके पास इख्तियार है। आप झूठे, इतने बड़े झूठे हैं कि कल आप जिसको डाकू उसको आपने स्पीकर बना दिया, जिसको आप कहते थे मैं चपड़ासी न रखूं उसको वज़ीर दाखिला बना दिया। बात यह है कि जनाबे वाला आप, मैं तो फिर वही कहूंगा सादिकुल अमीन, अरे नहीं आप सादिकुल अमीन, आप मक्कार शख्स हैं, आप झूठे हैं। आपने कौम की इज्जत को दांव पर लगा दिया एक लफ्ज कहकर, आपने इस कौम के साथ खिलवाड़ किया है। इसका बुरी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो आसिफ बाजवा साहब से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कुछ बात करेंगे।
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दलाइल पेश किए जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन की तरफ से ये बात सामने आई कि अब गवर्नमेंट सिर्फ डैश 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 करने में रह गई है। यकीनन ये एक सवाल ज़रूर उठता है कि डैश 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 क्या है। जब आप खुल के सारी बातें कर रहे हैं तो फिर डैश डैश का सवाल पैदा नहीं होता। आपको खुल के बातें करनी चाहिए। और इवन ये कि आप अगर अदालत में भी मौजूद हैं तो फिर ये सवाल कैसे पैदा हो सकता है कि आप सिर्फ चीज़ों को, मंदरजात को खाली छोड़ दें और कहें कि जी हमारे खिलाफ साजिश हुई है। नहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन साथ ही साथ नहायत सेंसिटिव मसला। आसिफ बाजवा साहब, आपसे हम ये पूछेंगे कि यकीनन आर्टिकल 5A के हवाले से बात हो रही है, इसकी वजाहत है बेसिकली, और वजाहत ही सब कुछ फैसला सुना देगी क्या है। लेकिन वजाहत अगर इसकी आ जाती है और वैसे ही होता है कि स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त थी, तो उस सूरत में तो जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं तमाम ही फिर गद्दारी का उन पर ठप्पा लग जाएगा। क्या करेंगे सूरत हाल में? देखिए, बात यह है कि मैं चूंकि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं भी एक कानून का अदना सा तालिब इल्म हूँ, एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए मैं कोई ज्यादा राय नहीं देना चाहता, ताकि मैं बीइंग एन एडवोकेट मेरी तरफ से कोई ऐसी नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद चूंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ और PMLN को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ कि आपकी इस सवाल का जवाब देना भी मैं फर्ज समझता हूँ। बात यह है कि जब आर्टिकल 5A की बात करते हैं तो जो देखिए, मैं एक छोटी बात करता हूँ। अगर कोई प्रोसीजर हो तो फिर तो ऑनरेबल अदालत को कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझें कि आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन में जो उसका इख्तियार है, स्पीकर ने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर वो है अदालत जो है उसको एंटरटेन करेगी। और यकीनी तौर पे जिस तरह के आर्गुमेंट्स तमाम जो वकला हैं, जो जिन्होंने टीवी पे बैठ के इंटरव्यूज दिए, टॉक शोज में बातें की, या मीडिया टॉक की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो मासवाए एक दो वकला के जिन्होंने गलत इंटरप्रेट किया है, मैं ये समझता हूँ ये अदालत जो है ये जरूर इंटरफेयर करेगी। और अगर इसको इस तरीके से ही रहने दिया गया और इसको छोड़ दिया गया और ये बहाना कर दिया गया कि जी ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट जाने और पार्लियामेंटेरियन जाने, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो एक फिक्रा है, जो ये कस्टोडियन है, कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन चलती है। ये लाज़िम मलजूम है। अगर हमने आज फैसला ना किया, हमारी अदालतों ने कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा ना किया, तो पाकिस्तान को यकीनी तौर पे लोग कहेंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह से कुछ होता है कि ये हमारा डोमेन नहीं है, अगर ये बात भी कही जाती है, तब भी इसका मतलब है कि इदारों पर असरअंदाज हुआ जा रहा है। देखिए, अगर ये कहा जाएगा ना कि ये हमारा डोमेन नहीं है, तो पूरी दुनिया देखेगी, लोग इस पे तबसरे करेंगे। और आज भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर आज भी ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला ना किया तो लोग पाकिस्तान को खुदा न करे बनाना स्टेट कहना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे क्लियर कट वर्जन देगी और ये ऐसा वर्जन होगा। अच्छा सर, ठीक है, इसके दूसरा पहलू क्या हो सकता है? अगर ठीक है, अगर ये फैसला इसका आ जाता है और वजाहत के बाद ये साबित हो जाता है जिस तरह से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बहुत से हल्के ये बात कह रहे हैं, जो अपोजिशन का मौकफ है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है। अगर उसने ये नहीं कहा कि मेरा डोमेन है, तो सर उसकी दूसरी सूरत में क्या हो सकता है? नहीं, उसकी दूसरी सूरत में ये है कि जो ऑर्डर किया उन्होंने, जो रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर साहब ने, वो सेटिस्फाइड हो जाएगी और वोटिंग होगी इंशाल्लाह पार्लियामेंट में। तो सर ये जो असेंबली तहलील करने की बात हुई है, ये भी खत्म हो जाएगी अगर ऑनरेबल अगर डिप्टी स्पीकर साहब का जो ऑर्डर है, उनकी सारी ऑर्डर नहीं, उनकी जो रूलिंग है, अगर वो सेटिस्फाइड होगी, तो उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्डर हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली सारा कुछ सेटिस्फाइड हो जाएगा और जीरो पे हम चले जाएंगे। वहां पे जाके फिर जो पार्लियामेंट फैसला करेगी वो ही जो है वो प्रिवेल करेगा।
ठीक है सर चलिए इनसे एक सवाल। जी अदीब सफी साहब। एडवोकेट साहब हैं तो मेरा एक सवाल ही आता कि जो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो टाइम लगाया हुआ, इस टाइम के अंदर वोटिंग होनी चाहिए, वो टाइम गुजर गया तो क्या दोबारा फ्रेश तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ेगी? क्योंकि वो तो टाइम गुजर गया, उस टाइम में अगर वोटिंग नहीं हुई तो वो तो खत्म हो गया। क्या होगा उस सूरत में, क्या करेंगे? जी आसिफ बाजवा साहब, आपने सवाल सुन लिया। मैंने अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो बैठे हुए हैं, जो ऑनरेबल, मैंने उनकी बात सुन लिया। ये वो चीज गुजरी नहीं है सर, वो टाइम नहीं गुजरा। ये तो यहाँ वहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है और ये फिर वहां से कार्रवाई शुरू होगी और उसमें कोई टाइम बार्ड नहीं होगा। और ये जो लिमिटेशन की बात है कि 3 दिन या मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन वहां पे बहस होना थी और उसके बाद जो है ना वो उस पे उन्होंने वोटिंग करवानी थी, उस पर टाइम कोई बात नहीं है। और ये मैं यकीनन मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये दोबारा तहरीक नहीं पेश करनी पड़ेगी। उसी स्टेज पे जाके दोबारा उस वहां पे वोटिंग का ऑर्डर किया जाए। आसिफ बाजवा साहब, ऑन लाइटर मूड, फवाद चौधरी साहब भी तो वकला बिरादरी से, वो जो इंटरप्रिटेशन देते हैं क्या वो गलत होती है? देखिए उनकी इंटरप्रिटेशन जो है ना, मैं क्या कह सकता हूँ, आज उनकी इंटरप्रिटेशन, आपने उनका रवैया, उनका स्टाइल, आज जो एक साथी थे उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने हार्ट टॉक की, जिस तरीके से उनके अल्फाज थे, तो क्या ये समझते हैं? मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि उनके चचा जो थे वो एक बहुत बड़े वकील थे और वो गवर्नर पंजाब रहे हैं और वो ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर के जज हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं। और उनकी तरबियत मैं नहीं समझता कि उनको मैं क्या कह सकता हूँ, उनका अपना भाई फर्क, वो जो है उनका कजन, वो सब लोग इनको छोड़ के चले गए, लेकिन ये तकलीद करते हैं, ये फॉलो करते हैं ये झूठ को। देखें, इमरान न्याजी साहब का एक सबसे बड़ा एक अलमिया ये रहा है कि उन्होंने डिलीवरेंस पे जोर नहीं दिया। उन्होंने फवाद चौधरी जैसे लोगों को बुला के और अपने मुआविन खसूसी जैसे लोगों को जो नॉन इलेक्टेड थे उनको बुला के हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग करते थे और उनको कहते थे कि आप इस तरह करें, ये जो अपोजिशन है, जो मुत्तहिदा अपोजिशन पार्टीज हैं, इनकी इंसल्ट करें, इनकी बेइज्जती करें, इनको गालम गलोच निकालें और इनकी जातियत तक जाएं। और जो बंदा ज्यादा इंसल्ट करता था, गालम गलोच करता था, उसको ये अप्रिशिएट करते थे, उसको शाबाश देते थे और इसी वजह से ये नाकामियां उनके जुम्मे में लग गई हैं और लोगों को डिलीवर नहीं कर सके। इन लोगों ने ना अपनी जुबान पे काबू रखा, खुद भी झूठ बोलते रहे और इनके ये जो इस तरह के लोग थे, फवाद चौधरी जैसे लोग, ये अब जब इंशाल्लाह अवाम में जाएंगे उनको पता चलेगा कि ये इन्होंने 3.5-4 साल अवाम को डिलीवर किया है। और ये जो सोशल मीडिया की जो जंग इन्होंने शुरू की है उसका अवाम को फायदा नहीं हुआ। इन्होंने लोगों को आपस में लड़ा के रख दिया है, लोगों को जीत है। ठीक है सर। राना गुलजार साहब से एक और बात है कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं MQM के फरोग नसीम साहब, उनका भी मैंने एक जगह सुना, ये उनका तज्जिया और उनका इंटरप्रिटेशन आपसे मुख्तलिफ था और उनकी मशवरा ये था कि इसको मज़ीद ना कुरेदा जाए बिकॉज इसके आगे सबके लिए फिर प्रॉब्लम्स हैं, सबके लिए प्रॉब्लम है, तो इसलिए बेहतर ये है कि पूरे प्रोग्राम में अदीब सफी साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आया। बाजवा साहब को भी कहूंगी, राना गुलजार साहब को भी कहूंगी, ये कह रहे जी काफी खतरनाक है, ये इसके आगे ना जाए, इसको छोड़ दें यहाँ, सभी फंस जाएंगे, इसके आगे चलें, क्योंकि फिर इसकी अगर बारीकियों में गए, मुहर्रिकात में गए, ये फरोग नसीम का मैंने सुना कि ये इसमें फिर बहुत सारी और मुश्किलात दरपेश होंगी सबके लिए, तो इसलिए बेहतर ये इसको यहीं छोड़ दिया जाए। तो अगेन वो भी लॉयर हैं और एडवोकेट हैं, ये उनका इंटरप्रिटेशन। सर ठीक है, आप काफ़ी सेंसिबल बात भी कर रहे होते हैं और किसी के आप फेवर पे बात नहीं कर रहे। मुझे एक बात बताइए कि लेकिन अगर यही बात जो बाजवा साहब ने बड़े वैलिड पॉइंट उठाया है कि अगर ये कहा जाता है हमारा डोमेन नहीं है, जैसे बहुत दफ़ा हमने देखा कि कोर्ट ने कहा कि हमारा डोमेन नहीं है, ये पार्लियामेंट का मसला है, तो ये भी तो पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठता है ना, ये भी तो इदारों पे सवाल उठता है कि अगर डोमेन नहीं है और सोमो नोटिस लिया जाता है तो उसके बाद क्या दलील रहती है, फिर हमारे इदारों पे सवाल उठेगा। सर नहीं बिल्कुल सही कहा, जो मैंने पहले भी अर्ज की कि इसका ये वाला जो सीक्वेंस है कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो उसके मुहर्रिकात जो मरतब हो रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक है, उसका कोई जवाब बनता नहीं है। इसलिए उसको किस तरीके, मेरा ख्याल अपना अंदाज़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से इसको हैंडल करना है कि जहाँ इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो नलीफाई हो सके
ताकि सर आफ्टर इफेक्ट्स हो या तो अपोजिशन को ले डूबेंगे या फिर गवर्नमेंट को ले वही वही उसी को कह रहा हूँ कि अगर वो फैसला इस बिकॉज ये लॉ की ज़बान और ये जो इसके इंटरप्रिटेशन है ये उन्हीं की डोमेन है, वो इस तरीके से की जाए कि वो भी बरी जमा हो जाए कि हाँ कि इसको उस जुमरे में नहीं डाले कि जहाँ सही मानों में और सर अगर आफ्टर इफेक्ट की फिक्र ना की तो फिर ये है कि जी फैसला वाकई सही तरीके से होगा, और अगर आफ्टर इफेक्ट्स की बात की जाए तो फिर या तो अपोजिशन डूबेगी या फिर जो खान साहब की सियासत खत्म हो जाएगी। दो चीजें ठीक है। ठीक हो जाएगा। राना गुलजार ताज साहब, पीपल्स पार्टी से कल भी हमारे साथ लोग मौजूद थे, आज आप हैं, आज आपसे पूछ लूं, कल टाइम खत्म हो गया था। सर आपकी वो पार्टी है जिस पार्टी ने अपने रहनुमाओं की शहादत देखी है, तो सर उस सूरत में एक लीडर का जाना क्या होता है आप समझ सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जब खान साहब को एक धमकी है और वो समझते थे कि उनकी जान को भी खतरा है, तो इस सूरत में उनका कितना साथ देना चाहिए था सर? झूठ बोल रहे हैं, वो धमकी नहीं है। बात ये है कि जब धमकी होती है तो वो उन्होंने काम कौन सा ऐसा किया है जो उनको धमकी दी गई है? काम पहले तो काम बताइए ना। सर अमेरिका के खिलाफ बात वो बात करने से कोई फायदा नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। सर बहुत बड़ा है। देखिए मेरी बात सुनिए, डिलीवर क्या किया आप मुझे बताइए, कौन से ऐसे इकदाम उठाए? खड़े होकर गालियां बक रहे हो तो आवाम को भी बक रहे हैं, अमेरिका को भी बक रहे हैं। इनका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इनको कुर्सी से प्यार है, आवाम से प्यार नहीं है। ये यही कहते थे कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बनी यूनिवर्सिटी। ये कहने लगे जी मैं गवर्नर हाउस को सतह पे आप रहने दें, मैं इंटरनेशनल साजिश की भी बात कर रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि खान साहब, मैं आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ अगर खान साहब कह रहे हैं साजिश हुई है तो इलेक्शन को तो अभी रख दें एक साइड पर। सबसे पहले तो इस साजिश का पता होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का वकार अजीज है। ये जो रोडों पे निकलकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो तमाशा लगाया हुआ है, जश्न हो रहा है सर। ये जश्न नहीं है, ये तमाशा है। कौम को फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है इस्लामी कार्ड खेलकर। बात यह है कि कौम से मैं अपील करता हूं कि उनको सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी बहुत अच्छी जमात है, मुस्लिम लीग नून बहुत अच्छी जमात है, जमात इस्लामी बहुत अच्छी जमात है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं ये अवाम को कह रहा हूं कि बेवकूफ न बने। आप अपने दिमाग में ठंडाई पैदा करें, आप अपनी सोच को तब्दील करें, आप तज्जिया करें कि 22 साल में खान साहब ने क्या किया, 4 साल इख्तिदार हासिल करके क्या किया, उसका रिजल्ट क्या निकला, और एंड में जब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया तो आपने उठाकर एक ऐसा कार्ड खेला। उसके महरुकात क्या थे, उसका मकसद क्या है? आपने खेलूंगा ना खेलने दूंगा, आपने पूरे मुल्क का वकार दाव पे लगा दिया। इस चीज को सोचना होगा। ये चीजें ऐसी नहीं है, मामूली बात नहीं है। बात यह है कि एक मुल्क थ्रेट कर रहा है आपको और आप खामोश बैठ गए। सबसे पहले आप उनके खिलाफ FIR लॉन्च करें इस्लामाबाद के अंदर। कैसे आपने थ्रेट किया है? हम एक इस्लामी रियासत के अंदर एक ताकतवर एटमी कुव्वत मुल्क है, कैसे ऐसा आपने किया? ठीक है, बराबरी की बुनियाद पे बात करें आप, ये चीजें देखिए। और फिर कहते हैं इलेक्शन में जाएं। आप अवाम की एक जल्दबाजी, ये इलेक्शन में जाएं, आपको इतनी जल्दी क्यों है इलेक्शन की? अभी तो थ्रेट का मसला नहीं है, तो थ्रेट से ज्यादा ऊपर ये बात आ गई है कि इस थ्रेट में अपोजिशन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। मैडम, आपको इलेक्शन की इतनी जल्दी क्यों है? सबसे पहले तो तहकीकात होनी चाहिए कि यह हुआ कैसे, किसने किया। आप सुप्रीम कोर्ट पे जब जिम्मेदारी आयद हो गई तो हम सब की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। खान साहब आज भी बदस्तूर वही बदतमीजी की, तूफान बदतमीजी का बाजार गर्म किया हुआ है। क्यों? आप तहजीबी आफ्ता माशरे के वज़ीर आज़म हैं, अब साबिक हो गए ना। तो फिर भी एक पार्टी के लीडर हैं। आप कहते हैं ना कि कौम उनके साथ है, तो कौम क्या बदतमीजी सुनने के लिए आप कौम को बदतमीजी सिखा रहे हैं? अपने फॉलोवर्स को आप ये तहजीब दे रहे हैं? आप ऐसा नहीं है। आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट पर इंतजार हमें करना चाहिए, फिर उसके बाद चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, हज़ब इक़्तिदार के लोग हों, इख्तिलाफ के लोग हों, कोई भी शख्स हो, अगर उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो कौम को बताना चाहिए कि देखिए जी ये तहकीकात हुई थी और ये लोग हैं, और उसमें सारे लोग ऑन बोर्ड होने चाहिए। और उस शख्स को बहुत शुक्रिया राना गुलजार साहब, अदीस सफी साहब का बहुत शुक्रिया जो है इख्तिदार में रहे। ऐसे शख्स को कोई इख्तियार नहीं है। चंक में हम जो है वो आसिफ बाजवा साहब की तरफ जाएंगे। आसिफ बाजवा साहब, पहले जो है वो जहांगीर तरीन, फिर चौधरी सरवर, इसके बाद अलीम खान के इल्जामात। अभी कल हमने आमिर लियाकत हुसैन की भी एक वीडियो जो है वो भी वायरल हो रही है।
तो ये किस किस्म के इल्जाम आते हैं, कौन सा पंडोरा बॉक्स अब करप्शन का खुलने जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात ये है कि इसमें तो ना कोई पीएमएलएन का कसूर है, ना किसी मीडिया हाउस का कोई कसूर है, लेकिन ये उनके घर से जो वो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। देखिए, कोई तरीन ग्रुप आ गया, कोई अली ग्रुप आ गया, दोस्त मुजारी ग्रुप आ गया, और डॉक्टर अहमद याकिब साहब आ रहे हैं, इसके अलावा गवर्नर पंजाब आ गए, फराह खान का मामला आ गया। ये तो उनके घर की बातें हैं मैडम, ये किसी ने कुछ नहीं किया। ये तो घर का बेदी लंका ढाए। जो जो इन्होंने अपने लोगों से किया, जो जो खिलवाड़ इन्होंने अपने, जो करप्शन के जो ये अजब कहानियां जो निकल रही हैं, इसी वजह से इमरान न्याजी साहब ने अपने आप को इक़्तिदार से आज तक सर, प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो रहा है, लेकिन सर वो घर के बेदी ने शेखुपुरा पे तो बड़े पैसे लगा दिए। शेखुपुरा की आवाम कह रही है आज तक पाकिस्तान बनने के बाद इतना काम नहीं हुआ जितना अभी हो गया। हाँ, तो देखे ना, वो नॉन इलेक्टेड खातून थी, तो उन्होंने चूंकि वो असर थी, वो जो पिनकी पीरनी साहबा है, फिर ये कहते हैं कि हमारी बेगम का क्यों नाम लेते हैं, और ये जब लोगों को नाम लेते हैं और किस तरीके से बोलते हैं, और इन्होंने तो रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा था। और क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि एक नॉन इलेक्टेड जो पर्सन हो उसके इलाके में करोड़ों अरबों के फंड लगा दिए जाए, और जो इलेक्टेड लोग हों उनको महरूम रखा जाए, और बुनियादी सहूलियात न दी जाए लोगों को मेडिकल की। और ये कहते थे हम रिफॉर्म्स करेंगे, एजुकेशन में हम रिफॉर्म्स करेंगे, हेल्थ में हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, हम गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे। कहाँ है वो इनके दावे? लेकिन बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आप तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रिया। आखिर में बस ये कहूंगी फिर से, जो जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया था मैंने, रमजानुल मुबारक के बाबरकत दिन है। मैं दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, आप लोग सब भी ये दुआ कीजिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।